सियासत में कल का दिन सुपर संडे साबित हुआ। रैलियों की राजनीति की दो बड़ी पिक्चर देखने को मिली। एक पिक्चर में प्रधानमंत्री मोदी थे और दूसरी पिक्चर में अखिलेश यादव। प्रधानमंत्री मेरठ में थे और वहीं से पूरे यूपी को राजनीति का महीन संदेश दे रहे थे, तो अखिलेश यादव लखनऊ में यूपी के सबसे वीआईपी तबके को साधने की कोशिश में थे। सियासत के सुपर संडे की बिग पिक्चर की पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में समझिए। मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित की जा रही है। भगवान परशुराम के मंदिर में जाकर के भगवान परशुराम के दर्शन करने के लिए मुझे बुलाया गया है। सोलह का डोला 56 की छाती, सीधी बात बोलूं घुमाने नहीं आती। मोदी फिट हैं, एक अच्छे प्लेयर हैं और मेरठ से मोदी की कसरत में यूपी पाने की हसरत बड़ी क्लियर और साफ साफ दिख रही थी। सियासत के सुपर संडे का यह जबरदस्त पॉलिटिकल एक्शन था जिसकी चर्चा पूरे चुनाव होती रहेगी। जब जब चर्चा होगी फिट इंडिया की, तब तब इस तस्वीर की चर्चा होगी। जब जब बात होगी मोदी पावर की, तब तब इस तस्वीर की चर्चा होगी। यूपी की फाइट के लिए जिस वक्त मोदी मेरठ में एक्शन में थे, उसी वक्त वहां से करीब 580 किलोमीटर दूर एक एक्शन अखिलेश यादव का चल रहा था। एक्शन के बाद अब बारी डायलॉग की थी और मेरठ से लेकर लखनऊ तक सिर्फ 2-3 शब्दों की चर्चा बहुत तेज थी। पहला स्पोर्ट्स, दूसरा मेजर ध्यानचंद, तीसरा किसान और चौथा ब्राह्मण। मोदी से लेकर अखिलेश तक सबके भाषण के केंद्र में मंत्र मारने वाला ब्राह्मण था, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने वाला किसान था और साथ ही खेल से सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने वाला युवा। देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नाम दद्दा के नाम पर कर दिया। ये समाजवादियों ने सीए स्टेडियम बनाया क्योंकि खेल भावना को और खेल को हम पहचानते हैं, खेल को समझते हैं। प्रधानमंत्री मेरठ में थे। मेरठ यानी जाटलैंड, यानी गन्ना बेल्ट, यानी किसान बेल्ट। जिस किसान बेल्ट में बीजेपी किसान आंदोलन के बाद से कमजोर मानी जाने लगी थी, जब उसी किसान बेल्ट में प्रधानमंत्री मोदी रैली करने पहुंचे तो भीड़ कुछ इस कदर उमड़ी थी। जिम पावर के बाद डबल इंजन का पावर क्या होता है, मोदी जी ने बहुत अच्छे से समझाया। समझाने का फॉर्मूला भी पंचिंग था। एक हाथ पर मोदी जी खुद बैठे हैं और दूसरे हाथ पर योगी आदित्यनाथ। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। प्रधानमंत्री मेरठ में 700 करोड़ की लागत से मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे। आप पूछेंगे किसान बेल्ट में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो जरा इन आंकड़ों को देखिए और समझिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। टोक्यो ओलंपिक के सिंगल मुकाबले में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे कुल खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से थे। उन 10 में से 8 खिलाड़ी
पश्चिमी यूपी के थे, जिनमें 5 मेरठ से और 3 बुलंदशहर से मौजूद थे। मेरठ, सहारनपुर, हापुड़ और बुलंदशहर जैसे इलाके न केवल किसानों के जरिए खेत और खलिहान से देश के खुशी का रास्ता तैयार करते हैं, बल्कि इन इलाकों में देश के खेल के क्षेत्र में उम्दा टैलेंट को भी जन्म दिया है। आज जब भारत का खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर उतरता है तो फिर उसका प्रदर्शन दुनिया भी सराहती है, देखती है। पिछले साल हमने ओलंपिक में देखा, हमने पैरा ओलंपिक में देखा, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, वो पिछले ओलंपिक में मेरे देश के वीर बेटे बेटियों ने करके दिखाया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ। यानी बीजेपी मेजर का नाम चुनाव में भुनाना चाहती है। पीएम के मास्टर स्ट्रोक से ये साफ हो गया। मेजर ध्यानचंद ठाकुर परिवार से थे, लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र में मेरठ में ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हो गए थे। यानी पीएम भले ही मेरठ की जमीन पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में आए थे, लेकिन वहां से उन्होंने ब्राह्मणों और ठाकुर दोनों तक मैसेज पहुंचा दिया था। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और कबड्डी, शूटिंग, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी जैसे खेलों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें लॉन टेनिस कोर्ट, जिम, दौड़ के लिए सिंथेटिक स्टेडियम, स्विमिंग पूल सहित अन्य सुविधाएं भी होंगी। इस यूनिवर्सिटी में 540 पुरुष और 540 महिलाओं के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। मेरठ देश की एक और महान संतान मेजर ध्यानचंद जी की भी कर्मस्थली रहा है। कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नाम दद्दा के नाम पर कर दिया। आज मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित की जा रही है। पीएम मोदी का मेरठ दौरा 1857 की क्रांति की जन्मस्थली औघड़नाथ मंदिर और शहीद स्मारक में क्रांतिकारियों को नमन करने के साथ शुरू हुआ। मेरठ क्रांति की जमीन रही, यानी इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने शहीदों के परिवारों तक पहुंचने की कोशिश की। मेरठ से प्रधानमंत्री ने नेशनल, इंटरनेशनल और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 25 खिलाड़ियों से संवाद किया। पीएम के इस कार्यक्रम को 75 जिलों के 15,000 प्लेयर्स तक लाइव पहुंचाया गया। यानी पीएम सीधा 15,000 परिवारों तक पहुंच गए। मेरठ की जमीन से पीएम ने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात की और करीब 45 लाख गन्ना किसान परिवारों के दिल में उतरने की कोशिश की। मेरठ जाकर प्रधानमंत्री ने पश्चिमी यूपी की 126 सीटों पर बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के मन में बैठे किंतु परंतु वाले डर के बैरियर को तोड़ने की कोशिश की है। इस क्षेत्र के ज्यादातर युवा ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से कल ही यूपी के लाखों किसानों के बैंक खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ 24 लाख से ज्यादा किसान हैं, यानी 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसान परिवार से आते हैं और पश्चिमी यूपी से निकलने वाले प्लेयर्स इन्हीं किसान परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे परिवारों को साधने के लिए पीएम ने एक तीर चलाई, लेकिन काम 2-2 बन गए। इसी मेरठ से 580 किलोमीटर दूर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति की पूजा कर रहे थे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी की रैलियों में इस तरीके का नजारा इससे पहले नहीं देखा गया होगा। आज लखनऊ में विजय यात्रा निकाली जा रही है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया भगवान परशुराम के दर्शन पूजन के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। और आप ये देखेंगे कि सामने पूजा पाठ किया जा रहा है और भगवान परशुराम की मूर्ति आप देख रहे हैं हमारे ठीक सामने, और वहाँ पर अखिलेश यादव
अपनी पार्टी के कुछ खास नेताओं के साथ वहां पर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी पूजा के साथ 10वें चरण की विजय यात्रा का आगाज हो रहा था। पर एक यदुवंशी होकर अखिलेश यादव ब्राह्मण देवता की शरण में क्यों गए? एक तरफ अखिलेश यादव भगवान परशुराम के अस्त्र परसे का यहाँ पर अनावरण कर रहे हैं, भगवान परशुराम की पूजा की गई, एक तरीके से ब्राह्मण समाज में बड़ी दावेदारी। और दूसरी तरफ हमारे साथ समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा मौजूद है। ये जो आयोजन हो रहा है, ब्राह्मण वोटों पे दावेदारी कितनी मजबूत होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सबको, हर वर्ग को सम्मान दिया, इज्जत दी, ताकत दी, और खासकर ब्राह्मणों को, चाहे माननीय माधव शाह जी को स्पीकर बनाने की बात हो या प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जैसे लोगों को IIM अहमदाबाद की नौकरी से ला करके कैबिनेट तक पहुंचाने की बात हो। समाजवादियों ने हमेशा विश्वास किया है, हमेशा आगे बढ़ाया है। इस बार भी पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से माननीय अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद देगा और बहुमत की सरकार बनेगी। हिंदू धर्म में परशुराम को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक करीब 11% है। पूर्वांचल से लेकर अवध और रुहेलखंड तक की कई सीटों पर ब्राह्मण वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहता है। 90 के दशक से पहले तक यूपी की सत्ता की बागडोर ब्राह्मणों के हाथों में रहा करती थी, लेकिन मंडल की राजनीति हावी होने के बाद ब्राह्मण सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया। लेकिन 2017 के बाद यूपी सरकार और बीजेपी पर ये आरोप लगने लगे कि उन्होंने ब्राह्मणों को नजरअंदाज किया और उन्हें हाशिए पर डाल दिया। शायद इसी का फायदा उठा करके अखिलेश यादव ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सटे हुए महुरा कला गांव में स्थापित भगवान परशुराम के मंदिर के न केवल दर्शन पूजन किए, बल्कि विशाल का ये फरसा आप देख रहे हैं जो भगवान परशुराम का अस्त्र है, इसका आज अनावरण भी किया। बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग नजर आ रहे हैं। बहुत मजबूत दावेदारी भी अखिलेश यादव कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज उनके साथ जाएगा। आप किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद तो सभी को है। हम ब्राह्मण हैं और अभी पंडित जी ने बताया जो ब्राह्मण की सेवा करेगा वही यूपी पर नहीं पूरे भारत पर राज करेगा। चलिए, तो ब्राह्मण का आशीर्वाद जिसके साथ होगा वही यूपी पे राज करेगा है? जी बिल्कुल, ये आज से नहीं पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। जिस तरफ ब्राह्मण झुक गए वही सत्ता में आ जाएगा, उसी कुर्सी मिलती है। आशीर्वाद सभी के साथ रहेगा, जो विकास करेगा, जो भ्रष्टाचार खत्म करेगा उसको लाएंगे। 2012 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने ब्रजभूषण तिवारी और जनेश्वर मिश्र जैसे ब्राह्मण नेताओं को साथ कर अपना जलवा दिखाया। 403 विधानसभा में से 225 पर समाजवादी पार्टी की जीत में 21 ब्राह्मण चेहरे विधानसभा में सपा के टिकट पर चुनाव जीत कर आए। 22 में 22 किल का नारा बुलंद हो, लिहाजा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी उसी आजमाए फार्मूले को फिर से आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा सनातन पांडे, मनोज पांडे, माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा जैसे मजबूत ब्राह्मण नेताओं की पहले समाजवादी पार्टी ने कमेटी बनाई और रही सही कसर पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी समेत कई ब्राह्मण क्षत्रपों को अपने पार्टी में शामिल कराकर बीजेपी को मजबूत टक्कर देने की कोशिश की जा रही है। यानी हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण नेताओं को दूसरी पार्टियों से तोड़ा और उन्हें अपना ठिकाना दिया। यादव मुसलमानों की पॉलिटिकल लाइन से इतर अखिलेश यादव का यूपी की पॉलिटिक्स पे एक नया प्रयोग है। ये 11% ब्राह्मण और करीब 12% किसान वोटर्स अगर साथ मिल जाएं, तो यूपी का सत्ता समीकरण बदलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए चाहे बीजेपी हो या एसपी, दोनों की नजर जितनी ब्राह्मणों पर है उतनी ही किसानों पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।